I am Divya Sakti and welcome you all to my channel हलचल तेज। मैंने पहले आपके बीच ये बता रखा था कि मैं वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बिगिनर्स से ले जाकर एडवांस तक का कोर्स होगा, जिसके हेल्प से आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, कंपनी में जॉब कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके हम इस कोर्स को समाप्त करने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल यूज केसेस देखेंगे। क्योंकि थ्योरी आप लोग गूगल से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग प्रैक्टिकल यूज केस देखेंगे कि आखिर कैसे हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो आप लोग को इस कोर्स को फॉलो करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग इस कोर्स को जल्दी-जल्दी वीडियो लाकर आपके बीच खत्म करें, ताकि आप लोग अच्छे से जॉब को क्रैक कर सको, इंटरव्यू को क्रैक कर सको और फ्रीलांसिंग में भी आप लोग जा सको। तो उस यूज केसेस से हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है वेब डेवलपमेंट का, जिसमें कि आप लोग वेबसाइट में फ्रंट एंड और बैक एंड, अगर आप पहले वेब डेवलपमेंट पढ़ चुके होंगे तो एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दो होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग यूआई डिजाइन करते हैं फ्रंट एंड में और बैक एंड क्या लॉजिक डेटाबेस क्या एपीआई क्या होता है वो सब हम लोग बैक एंड में देखते हैं। तो हम लोग वो सभी चीज इस वेबसाइट के प्लेलिस्ट में, वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा रिव्यू रहता है, तभी हम आगे का प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो वीडियो रहेंगे उनको कंटिन्यू करेंगे और इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ मैं आगे ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो फिर मैं वीडियो फालतू में क्यों बनाऊँ, क्यों उतना फालतू में टाइम वेस्ट करूँ। उसके बदौलत मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग कोई प्लेलिस्ट ला सकता हूँ या फिर किसी अलग फ़ील्ड का वीडियो बना सकता हूँ। तो उस तरह से हम इस प्लेलिस्ट में काम करेंगे। अगर आपको ये प्लेलिस्ट किसी भी नज़रिए से अगर आपको खराब लगता हो या फिर किसी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम सुधार करेंगे, बिल्कुल आपके कमेंट के अनुसार सुधार किया जाएगा इस प्लेलिस्ट में। तो चलते हैं सीधा हम लोग देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वेब डेवलपमेंट देखते हैं कि आखिर वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग, ये मेरा पोर्टफोलियो है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें कि मेरे से रिलेटेड क्या मैंने डेवलप किया, तो वो सब इसमें आपको दिखेगा। तो आप लोग इसको जाके एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि हम लोग भी ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। आप लोग मेरे गिटहब पेज को भी देख सकते हैं और मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट दिखेगा, वेब डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट दिखेगा, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जैसा कि N8N प्लेलिस्ट हम लगातार उस पे वीडियो अपलोड करते हैं, आपके बीच वीडियो को शेयर करते हैं ताकि आपको एआई एजेंट अच्छे से बनाने आ जाए। किसी कंपनी के लिए आप एआई एजेंट बना सकें, क्लाइंट को सेल कर सकें ताकि आप लोग अर्न करें। ये हमारा ऑटोमेशन का बहुत सारा प्रोजेक्ट बना रखे हैं। उसके बाद हमने पाइथन में भी बहुत सारा यूआई प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे होटल मैनेजमेंट का या कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वैसा वॉइस असिस्टेंट। तो ये सब आप लोग जाके देख सकते हैं। ये मैंने अपने पोर्टफोलियो का लिंक यूट्यूब पे शेयर कर चुका है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और ये हमारा होम पेज रहा। तो इस प्रकार से आप लोग जाके इसको एक बार देखिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हम लोग भी वेब डेवलपमेंट पे ये सब चीज़ बना सकते हैं और मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट बना रखा है, तो आप लोग प्रोजेक्ट सेक्शन में जाइएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले, कोड करने से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल ओवरव्यू देखेंगे, आगे के वीडियो में सीधा हम लोग कंटिन्यू अपने कोडिंग से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और थ्योरी हम लोग जहां-जहां इंपॉर्टेंट लगे कि ये थ्योरी आपको देना जरूरी है, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है ये सब थ्योरी, तो उसके लिए हम लोग आपको थ्योरी भी देंगे, बीच-बीच में थ्योरी का भी
कॉन्सेप्ट डाला जाएगा इस कोर्स में और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि आपको कोडिंग का नॉलेज हो, वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसका नॉलेज हो, स्टाइलिंग का नॉलेज हो और लॉजिक कैसे बिल्ड होता है उसका नॉलेज हो। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स पे। अब वेब डेवलपमेंट होता क्या है सबसे पहले हमें ये जानना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोड मैप कि क्या-क्या कैसे हम लोग रोड मैप फॉलो करेंगे इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं और इसका यूज़ केस फ्यूचर में क्या है। तो वेब डेवलपमेंट एक एक कोर्स है जिसमें हम लोग वेब पेज और वेबसाइट को डेवलप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पोर्टफोलियो दिखाया, तो उस पोर्टफोलियो को हम लोग अपने ब्राउज़र में रन करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट इज़ एन आर्ट, इसको हम लोग आर्ट या कोई प्लेलिस्ट बोल सकते हैं। प्लेलिस्ट यूट्यूब के लैंग्वेज में हम लोग यू वेब डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हैं। लेकिन इट इज़ एन आर्ट, ये वेब डेवलपमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट और वेब पेजेज़ बनाते हैं। मैंने आपका पोर्टफोलियो मैंने अपना आप दिखाया आपको पोर्टफोलियो, तो वो एक वेबसाइट है, जिसमें कि बहुत सारी वेब पेजेज़ इन्वॉल्व है। जैसे एक प्रोजेक्ट का अलग एक पेज मैंने अपलोड किया, एक जो होम पेज था वो अलग है। तो वेबसाइट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेज़। वेब पेज बहुत सारे छोटे-छोटे पेज होते हैं जिनका कलेक्शन होता है, जिनका हम लोग कलेक्टिव बंडल को हम लोग एज़ अ वेबसाइट प्रेफ़र करते हैं और वेबसाइट और वेब पेजेज़ को बनाने का ही आर्ट को हम लोग वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, कैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, कैसे हम लोग वेब पेजेज़ को बनाते हैं, ताकि उसका कलेक्शन करके एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया जाए, जो कि सोसाइटी को और हमारे आने वाले जनरेशन को हेल्प करे। तो वो हमारा वेब डेवलपमेंट हुआ। तो वेब डेवलपमेंट हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ एन आर्ट थ्रू व्हिच वी कैन मेक वेबसाइट और वेब पेजेज़। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट है। अब हम लोग एक बार ये देखते हैं कि आखिर वेबसाइट हमारा ब्राउज़र पे रन करता कैसे है? और वेबसाइट जनरली ब्राउज़र जो क्रोम, एज या कोई भी ब्राउज़र आपका हो, उसपे हम लोग वेबसाइट को देखते हैं, उसपे हम लोग वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट कैसे वर्क करता है, ये एक बार हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे वेब डेवलपमेंट वर्क करता है, वेब डेवलपमेंट होता क्या है? तो जनरली हम जो वेबसाइट अपना बनाते हैं, उसी को बनाने के जिस विधि में हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं और वेब डेवलपमेंट एक जनरली आर्ट हो गया, जिसमें कि हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग वेबसाइट और वेब पेजेज़ को बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेबसाइट वर्क कैसे करता है। तो वेबसाइट के वर्किंग प्रोसेस में 2 हम लोग कांसेप्ट को देखते हैं, पहला क्लाइंट और दूसरा सर्वर। और क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले क्लाइंट की तरफ चलते हैं। तो क्लाइंट जो हम वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसा कि हमने अपने ब्राउज़र किसी भी ब्राउज़र को हमने ओपन किया, कोई भी हमने ब्राउज़र ओपन किया, अब ब्राउज़र में हमें यूआरएल देना होता है, जैसे www.google.com, facebook.com, तो वो एक यूआरएल हुआ। यूआरएल के अंदर हम लोग के कुछ डोमेन होते हैं, जैसे किस कैटेगरी का है। तो यूआरएल जब हम देते हैं, जैसे हमने दिया, अगर राइटिंग आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि पहला बार हम यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग सिर्फ़ पेनिटेन पे काम किए तो उस टाइम हमें यूज़ नहीं था। तो अभी हमने सिंपल यूआरएल में हमने गूगल का एक यूआरएल दिया www.google.com। ये हमने अपने ब्राउज़र में सर्च किया। सर्च करने के बाद गूगल का जो सर्वर है, वो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट जनरली होता क्या है, जब हम किसी भी यूआरएल को टाइप करके एंटर करते हैं, तो उसके बाद क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास और जो यूआरएल को हमने सर्च किया, उसके सर्वर पे ये जाएगा। जैसे गूगल का सर्वर अगर कहीं रखा होगा गूगल का सर्वर, तो उसपे ये यूआरएल जो है, वो मैच होगा जाके सर्वर पे और सर्वर पे जो हम पूरा वेबसाइट बनाएँगे, उसका कोड रखा होगा। वो कोड आपको सर्वर क्लाइंट को देता है, मतलब ब्राउज़र को देता है। और उसके बाद ब्राउज़र जो है वो उसको रन करता है
HTML के फॉर्म में। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर हमने google.com डाला, google.com, ये हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये हमने क्लाइंट, जनरली ये जो ब्राउज़र है, वो हमारा क्लाइंट का काम कर रहा है। इसने रिक्वेस्ट भेजा, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है। आपको ये बात याद रखना होगा कि जो क्लाइंट है, हमारा जो ये ब्राउज़र है, इसने रिक्वेस्ट भेजा और जो हमारा सर्वर होगा, वो हमें रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स के साथ कुछ कोड ऐड होते हैं जो कि हमारा ब्राउज़र रन करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटस कोड होते हैं जिससे कि पता चलता है कि क्या जो हमारा जो सर्वर है, वो जो रिस्पॉन्स भेजा, उस रिस्पॉन्स का क्या स्टेटस है, मतलब वो अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं? क्या जो हमने यूआरएल दिया, उस यूआरएल से रिलेटेड कोई वेबसाइट अगर मिला, तो उसने हमें एज़ अ रिस्पॉन्स हमें जनरेट किया, तो वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो उसका स्टेटस कोड 200 होता है, मतलब स्टेटस उसका ओके है, मतलब कि सर्वर को रिक्वेस्ट गया, सर्वर ने रिस्पॉन्स क्लियरली आपको भेजा, तो वो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो रिस्पॉन्स हमें 200 के फॉर्म में मिलता है। जो स्टेटस कोड मिलेगा, वो जनरली हमें 200 के फॉर्म में मिलेगा। हमने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, अगर रिस्पॉन्स सही सलामत क्लाइंट के पास पहुंचता है, तो वो एज अ स्टेटस 200 भेजेगा हमें। और अगर पेज फाउंड नहीं होता है, जैसे अगर हमने कोई ऐसा यूआरएल दे दिया जो कि सर्वर के पास है ही नहीं, और सर्वर ने एज अ रिस्पॉन्स उसके पास कोई कोड नहीं है, तो वो क्लाइंट को कोई कोड नहीं भेजेगा जो कि हमारे ब्राउजर पे रन करेगा। और कोड जब नहीं भेजेगा तो उस टाइम, जब कोड हमें वो नहीं सेंड होगा, एक बार इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर क्लाइंट एक यूआरएल देता है, सर्वर के पास उस यूआरएल से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उससे रिलेटेड कोई कोड नहीं है, तो वो क्लाइंट को कोई कोड नहीं देगा जिससे कि ब्राउजर हमें कोई यूआई नहीं दिखा पाएगा। तो उस टाइम पे एक स्टेटस कोड आता है जो कि आप लोग जनरली देखे होंगे, 404। इसका मतलब होता है वेब नॉट फाउंड, मतलब जो वेब पेज है इससे रिलेटेड जो सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना होता है, जिससे कि पता चलता है कि सर्वर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर सर्वर रिस्पॉन्स नहीं देगा, इसका मतलब है कि सर्वर ही अच्छा से काम नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सारे, अगर बैंक में आपने देखा होगा तो सर्वर डाउन हो जाता है, इसका मतलब है कि सर्वर हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सर्वर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और अगर वेबसाइट में हमने यूआरएल दिया अपने ब्राउज़र में और यूस यूआरएल से रिलेटेड हमें एक यूआई दिखा, पेज नॉट फाउंड या 404 ऐसे कुछ करके यूआई में, तो इसका मतलब है कि उस यूआरएल से रिलेटेड सर्वर के पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। उस यूआरएल से रिलेटेड सर्वर के पास कोई वैसा डेटा नहीं है जो कि वो आपको रिस्पॉन्स दे एज़ अ कोड और ब्राउज़र उसको रन करे। तो इस प्रकार से क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं, जो कि सर्वर कुछ कोड को एज अ रिस्पॉन्स देता है। जनरली वो कोड होता नहीं है, वो टोटल कोड नहीं बोलते हैं, एक बंडल बोल सकते हैं जिसके अंदर कोड भी होता है, जो कि हमारे ब्राउज़र रन करते हैं। जैसे अगर हमने गूगल.com, ये जैसा कि हमने गूगल.com दिया, हमने गूगल.com ये सर्च किया, सर्च करने के बाद ये यूआई आपको दिखाया। अगर गूगल.com सर्वर के पास नहीं होता, तो ये एज अ रिस्पॉन्स हमें 404 स्टेटस कोड देता, जिससे कि क्लाइंट को ये पता चलता है कि 404 मतलब पेज नॉट फाउंड। तो वो आपको यूआई एज अ यूआई के रूप में एक आपको होम पेज नॉट फाउंड या ऐसा कुछ आपको दिखाता। तो इस प्रकार से क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर एज अ रिस्पॉन्स हमें कुछ कोड और कुछ स्टेटस कोड और बाकी जैसे टाइमिंग, कौन सा ब्राउजर से रिक्वेस्ट आया, वो सब एज अ रिस्पॉन्स हमें देता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्लाइंट और सर्वर कैसे वर्क करते हैं। तो सिंपली आपको एक लाइन में समझा दूं कि जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये हमारा क्लाइंट हुआ, और ये हमारा सर्वर हुआ। क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट देता है, जिसमें कि वो जैसे ब्राउज़र में यूआरएल हमने सर्च किया, वो हमने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो हमें यूआरएल मिला, उससे रिलेट करके डेटा सर्च करेगा। जनरली जो यूआरएल होता है उसको हम लोग आईपी में कन्वर्ट करते हैं, और आईपी के अनुसार सर्वर अपना मैचिंग फेच करेगा। क्या ये इससे रिलेटेड कोई हमें डेटा अपने सर्वर पे हमने वैसा डेटा रखा है जिससे कि क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया जाए। तो जो सर्वर है वो मैचिंग करेगा, और सर्वर को मैच करने के बाद अगर सर्वर के पास डेटा हुआ तो एज अ रिस्पॉन्स वो हमें जनरेट करेगा कुछ कोड, स्टेटस कोड, किस टाइम पे यूआरएल सेंड हुआ, कौन से ब्राउजर से यूआरएल को सेंड किया गया है, इस टाइप के डेटा एक बंडल के फॉर्म में आएगा। वहां से कोड को फेच करेगा हमारा ये क्लाइंट, और इसको ब्राउजर में रन करेगा, जिससे कि हमें यूआई दिखेगा। और इसमें स्टेटस कोड का ये रोल है कि जैसे अगर स्टेटस कोड 200 आता है, तो मतलब कि हमारा जो सर्वर में यूआई जो है वो प्रेजेंट है, जो कि क्लाइंट शो करेगा फ्रंट एंड में। और अगर सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया लेकिन उसमें स्टेटस कोड 404 है, तो इसका मतलब कि पेज फाउंड नहीं है, मतलब उसको सर्वर के पास वैसा कोई पेज नहीं है जो क्लाइंट यूआरएल भेजा उससे रिलेटेड। तो वो एज अ रिस्पॉन्स 404 स्टेटस देगा, जिससे कि क्लाइंट को पता चलेगा कि ऐसा कोई सर्वर के पास पेज है नहीं, जिससे कि क्लाइंट अपने यूआई में वेब नॉट फाउंड या 404 वैसा कुछ करके आपको यूआई क्लाइंट दिखाएगा। बाकी सारे भी स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 500 कुछ डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ सर्वर में एरर आया उनसे रिलेटेड स्टेटस कोड होते हैं, तो उनको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए क्लाइंट सर्वर में हमें यही देखना जरूरत था कि कैसे ये आखिर वर्क करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं वेब डेवलपमेंट का क्या रोड मैप होगा इसमें। तो अगर हम रोड मैप का बात करें, तो हमने बता रखा था कि वेब डेवलपमेंट में हम फ्रंट एंड और बैक एंड दो प्लेलिस्ट देखने वाले हैं। अलग अलग उसको कैटेगराइज करेंगे, जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर ही एक फ्रंट एंड का होगा पूरा, और एक बैक एंड का होगा। पहले तो हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड देखेंगे, मतलब कुछ दिनों तक हम लोग फ्रंट एंड पे ही काम करेंगे। आगे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मिक्स करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट एंड का बात करें, तो फ्रंट एंड में पहला आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर हम HTML पढ़ाने वाले हैं। पहला हम लोग जो देखेंगे वो HTML देखेंगे। वो HTML होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग याद करेंगे इंटरव्यू में आपको, जब इंटर्नशिप अगर आप करने जाएंगे तो वो बेसिक में आपको पूछेगा अगर HTML का फुल फॉर्म, तो वो आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जनरली ब्राउजर जो क्लाइंट हमारा है वो HTML कोड को ही एग्जीक्यूट करता है ब्राउजर में, जिससे कि आपको यूआई दिखता है। तो जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है जिसमें कोड रहता है, तो वो फ्रंट एंड का ही जनरली कोड होता है, जो कि हमारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और उनको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, जिससे कि हमारा यूआई दिखता है। तो हमारा ये एचटीएमएल हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है। अब एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं। अगर हम एचटीएमएल के अंदर देखें तो बहुत सारे हमें टैग दिखेंगे। अब टैग क्या होते हैं, जैसे अगर हम लोग अपने पोर्टफोलियो जो हमने दिखाया था, उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग जैसे अपने पोर्टफोलियो पे गए थे, तो पोर्टफोलियो पे हमने देखा, सबसे पहले आपको ये पोर्टफोलियो दिखेगा।
ये पोर्टफोलियो आप लोग देखेंगे। इस पोर्टफोलियो में जो हमने ये हेडर को लिखा है पोर्टफोलियो, वो एक टैग हुआ। जो हमने होम ये रखा, ये एक टैग हुआ, अबाउट एक टैग हुआ, प्रोजेक्ट एक टैग हुआ। जो हमने यहाँ पे नीचे अगर देखें, अगर नीचे हम देखें तो यहाँ पे अबाउट मी करके एक होगा, लीडरशिप एंड अचीवमेंट वो, माय मिशन, टेक्निकल स्किल, तो ये सब एक टैग के अंदर हमने दे रखा है। अगर हम नीचे देखें तो हमें ये कॉन्टैक्ट अस जो है वो एक टैग के अंदर दे रखा है, सॉन्ग विनिंग प्रोजेक्ट वो सब हमने एक टैग के अंदर दे रखा है। तो जनरली जो हम एचटीएमएल बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट पे एचटीएमएल जो सीखते हैं, उसके थ्रू हम लोग कोई पेज बनाते हैं तो उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग किसी टैग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, टैग के अंदर लिखते हैं, ताकि वो उस टैग के अनुसार कंटेंट को शो करे स्क्रीन पे। तो वो हमारा टैग होता है। जनरली हम बहुत सारे टैग देखेंगे, लाइक इमेज का टैग होता है, जो कि हमें आईएमजी इमेज का आपको टैग दिखेगा। एंकर टैग आपको दिखेगा जो ए के रूप में होता है। H1 दिखेगा, हेडर टैग H1 H2, ये सब बहुत सारे टैग आपको दिखेंगे। ये सब हमें HTML के अंदर बहुत सारे टैग दिखेंगे, जो कि हमारा H1 H2 H3 ऐसे करके दिखेंगे, जिससे कि हम लोग हेडर टैग बना सकते हैं, हेडर शो करा सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारा टैग देखेंगे, जिससे कि हम लोग अपने क्लाइंट पे शो करेंगे और उस टैग के अनुसार हमारा कंटेंट वेबसाइट पे शो होगा, वेबसाइट के अंदर दिखेगा। तो हमने फ्रंट एंड में पहला देखा HTML। दूसरा फ्रंट एंड के अंदर हम लोग देखेंगे CSS। CSS देखेंगे। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको आप लोग याद करेंगे CSS का फुल फॉर्म। अब CSS होता क्या है? तो जो CSS हम वेबसाइट के अंदर, हमारा HTML क्या था? तो HTML एक स्ट्रक्चर बनाएगा वेबसाइट का। अब स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम लोग? तो स्ट्रक्चर जो एक यूआई हमको वेबसाइट पे दिखेगा, जैसे अगर हम लोग अपने डेस्कटॉप पे चलें, तो यहाँ पे आपको जैसे होम दिखेगा, अबाउट दिखेगा, प्रोजेक्ट दिखेगा, कंटेंट कॉन्टैक्ट दिखेगा। तो ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ये जो कलर स्टाइलिंग आपको दिख रहा है, अगर उसको आप लोग छोड़ दो, मैं आपको एक वेबसाइट शो कर, अगर आप लोग मेरे पोर्टफोलियो पे आए तो आपको यहाँ पे रैंडम पासवर्ड करके दिखेगा। व्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है। अब इसमें अब इसमें आपको कुछ चीज देखेंगी, जैसे ये पास इंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड, योर जनरेटेड पासवर्ड, ये सब आपको दिखेगा। तो ये हमने जनरली एक HTML का टैग के अंदर उन कंटेंट को रखा है, और HTML के अंदर ही हमने ये इनपुट बना रखा है। तो ये जो सिंपल पेज आपको दिख रहा है, ये हम लोग विदाउट CSS यूज किया। अगर ये कलर जो बटन का यहाँ पे जो कलर दिख रहा है, अगर हम सिंपल एक बटन बना दें और इसको जो पासवर्ड जनरेटर है उसको हम लोग अगर रिमूव कर दें, यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेटर दिख रहा होगा, इसको आप लोग काट देते हैं, तो यहाँ पे जो इंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड, ये हमारा सिंपल एक लेबल हमने बना रखा है। योर जनरेटेड पासवर्ड, ये लेबल बना रखा है। और ये जो इनपुट बॉक्स आपको दिख रहा है वो सब HTML के अंदर हम लोग फॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का, वो हम लोग HTML से बनाते हैं। और इसी का जैसे ये बटन हमें दिखा, इसी का हमको स्टाइलिंग अगर करना हो, बटन का कलर क्या दिखे, बटन का बैकग्राउंड कलर क्या हो, बटन पे हॉवर करने पे क्या हो, मतलब जब हम इस बटन को हॉवर करेंगे
ये जो बटन आपको दिख रहा है, इस पे अगर हम हॉवर करने का मतलब बटन की इन्वायरमेंट में मूव करना। बटन का इतना इन्वायरमेंट है, जितना आपको दिख रहा है, इस पे अगर आप मूव करेंगे तो उस पे क्या हमें दिखना चाहिए, तो वो हम लोग सीएसएस से करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब एचटीएमएल जो पेज है उसमें अगर हमको स्टाइलिंग देना है कि कलर क्या हो, एनिमेशन क्या हो, डिजाइन क्या हो, तो उसके लिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग स्ट्रक्चरल कोई वेब पेज है जिसको हम लोग एचटीएमएल के हेल्प से बनाए हैं, उसको स्टाइलिंग देने के लिए, उसको एनिमेशन देने के लिए, उसको एनिमेट करने के लिए, कैसे हम लोग का हॉवर करने पे क्या मूवमेंट होगा वेब पेज के अंदर जो एलिमेंट है उसमें, तो उसके लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल से। आगे हम लोग अब देखते हैं अनदर एक फ्रंट एंड का कंपोनेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, जेएस जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, तो जेएस का हमने फुल फॉर्म आपको बताया जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हम लोग अपने वेबसाइट में लॉजिक बिल्ड करने के लिए उसका कोड को इन्वॉल्व करते हैं। अब लॉजिक क्या होता है वो देखते हैं। तो एक बार चलते हैं अपने फिर से पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे हमने बता रखा था आपको, एक बार सबको इरेज करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पोर्टफोलियो पे। अब पोर्टफोलियो पे हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का क्या काम है इसमें। तो अगर हम आते हैं, ये हमारा एक एचटीएमएल का टैग के अंदर हमने होम दे रखा है, इसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग जो भी लिंक होते हैं वेबसाइट के, उसको हम लोग एंकर टैग के अंदर देते हैं। जैसे अगर ये प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया तो ये दूसरे पेज पे जाके रेंडर हुआ। तो इसमें हमने लिंक दिया था इस पेज का, उसी के कारण दूसरे पेज पे जाके रेंडर हुआ, तो उसको हम लोग एंकर टैग के अंदर देते हैं, जिसको हम लोग आगे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में देखेंगे। आगे हम लोग इसका कोड करके देखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट हुआ। अब इसमें तो हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है, सिंपली हमने एंकर टैग के अंदर लिंक होता है उसको हमने इन्वॉल्व किया है। तो इसमें कोई जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक नहीं लग रहा है। आप लोग ध्यान देंगे, लॉजिक क्या होता है वो देखिए। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, अब फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा। अब बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसका लॉजिक हम लोग जावा स्क्रिप्ट में देते हैं, जिसको हम लोग जेएस बोलते हैं। तो बटन के क्लिक होने पे मतलब एक इवेंट होता है, आप लोग को इवेंट बताएंगे आगे क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग इवेंट कोई करते हैं, तो उस इवेंट का रिजल्ट आगे क्या होगा, उस इवेंट को करने के बाद हमारा वेबसाइट जो है वो आगे कैसे एग्जीक्यूशन करेगा, आगे कैसे प्रोसेस प्रोसेस करेगा। तो ये हमारा लॉजिक हुआ। वैसे ही बहुत सारा लॉजिक होता है, जैसे अगर हम इस पे सिंपली कुछ टाइप करते हैं, अब टाइप करने वक्त भी हमारा वेबसाइट में क्या होना चाहिए, उसका लॉजिक हम लोग जावा स्क्रिप्ट में देते हैं, जिसको ऑन चेंज बोलते हैं। मतलब इनपुट के अंदर अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, तो उस पे क्या लॉजिक होना चाहिए, उस इनपुट को चेंज करने पे हमारे वेबसाइट में क्या प्रोसेस होना चाहिए, उस लॉजिक को डिफाइन करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो एचटीएमएल जनरली हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आप लोग बिल्डिंग का बात करें, तो जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं उसमें जनरली रूम वूम, ये सब रूम वगैरह हम बनाते हैं। तो रूम एक स्ट्रक्चर हुआ कि कैसा बिल्डिंग तैयार होगा, उसका स्ट्रक्चर हुआ एक रूम। तो वो हमारा एचटीएमएल कहलाएगा। अगर उसमें हम स्टाइलिंग मतलब पेंट वगैरह हम लगा दें, तो वो हमारा सीएसएस हुआ, जिससे कि बिल्डिंग का व्यू अच्छा होगा, उसको देखने में अट्रैक्टिव वो लगेगा बिल्डिंग। तो उसके लिए वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, जिसमें कि बटन को क्लिक करने पे क्या होगा, अगर स्विचेज को बिल्डिंग के अंदर हम क्लिक करें, तो वो स्विच का लॉजिक क्या होगा, मतलब स्विच वर्क क्या करेगा। तो वैसे ही अगर हम ये जो बटन आपको दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करें तो आगे का लॉजिक क्या होना चाहिए। इनपुट अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो इनपुट को चेंज करने से हमारा क्या लॉजिक होना चाहिए, मैसेज को चेंज करने हैं, तो उससे क्या हमारे वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये वेबसाइट वर्क करेगा उस चेंजेज के दौरान, उस इवेंट के दौरान। तो उसका कोड हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर देते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का क्या यूज केसेस है। और आगे फ्रंट एंड में कुछ फ्रेमवर्क होते हैं जैसे रिएक्ट, एंगुलर, तो उन सब का इस्तेमाल हम लोग बाद में देखेंगे। बस आप लोग नाम जान लीजिए कि फ्रंट एंड में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यूआई डिजाइनिंग आपको आसानी से कर सकेंगे आप लोग। और मैनेजमेंट, स्टेट का मैनेजमेंट मतलब किसी भी वैल्यू को होल्ड करना, वैल्यू में चेंजेस लाना, वो स्टेट मैनेजमेंट आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। रिएक्ट, एंगुलर वो सब का हम लोग यूज करते हैं। अब बैकएंड की तरफ चलते हैं, इसको एक बार इरेज करते हैं। अब हम लोग बैकएंड में जावा स्क्रिप्ट का ही यूज करते हैं। आपको एक नोड मिलेगा बैकएंड के लिए। बैकएंड के लिए हम लोग नोड का इस्तेमाल करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो बैकएंड में आपको नोड मिलेगा। अब नोड क्या वर्क करेगा वो देखते हैं। तो नोड के थ्रू हम लोग सर्वर बना सकते हैं, जैसे कि हमने पोर्टफोलियो पे जाके देखा था, गूगल पे जाके देखा था कि सर्वर कैसे वर्क करता है, सर्वर का क्या काम है। तो वो हम लोग सर्वर बनाते हैं अपने नोड के अंदर, नोड जेएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है नोड। तो उसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। जावास्क्रिप्ट को देखने के बाद वो आप लोग को सिंपल लगेगा। बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करेंगे, कैसे हम लोग सर्वर बना सकते हैं, एक्सप्रेस जेएस का क्या यूज है, तो वो हम लोग बैकएंड में देखेंगे। बैकएंड में हम लोग एपीआई देखेंगे। एपीआई के बारे में हमने पहले आपको वीडियो में बता रखा था, इसमें भी बता देता हूं कि अगर हमें किसी सर्वर से डेटा को फेच करना हो, जैसे अगर हम नोड में सर्वर बनाए तो वो सर्वर रन करेगा, तो हम लोग क्लाइंट के द्वारा एपीआई को कॉल करेंगे, जो कि एपीआई हमारे नोड में हम जो कोड करेंगे उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो वहां से डेटा को फेच करके वो क्लाइंट को देगा, और क्लाइंट अपने जो रिस्पॉन्स मिला इसको सर्वर से एपीआई के थ्रू, तो वो अपने ब्राउज़र में शो करेगा। जैसे अगर डेटाबेस से हमें डेटा को फेच करना है, जैसे हमने लॉगिन किया, सिंपली आपको समझाते हैं। जैसे हमने लॉगिन का एक इंटरफेस दिया अपने वेबसाइट में, हमने ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, बटन पे क्लिक किया। बटन पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हम देंगे। तो बटन पे जैसे हम क्लिक किए, तो वो जाएगा सर्वर के पास। अब सर्वर अपने डेटाबेस में देखेगा कि क्या ये डेटा प्रेजेंट है, मतलब जो ईमेल ये दिया, जो पासवर्ड दिया, क्या वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसको होम पेज पे, डैशबोर्ड जो भी हो उस पे रेंडर करेगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उसको साइन अप पेज देगा, जिससे कि उसको पहले साइन इन करना होगा, उसके बाद ही वो लॉग इन कर पाएगा अपने ईमेल या पासवर्ड या जो भी रिक्वायरमेंट हो वेबसाइट का उसके अनुसार। तो उसके लिए सर्वर हमारा वर्क करता है, सर्वर डेटाबेस से फेच करेगा डेटा को, जो कि एपीआई के थ्रू होता है। तो इसलिए एपीआई की हमें बनाना जरूरी है, और हम लोग एपीआई की बनाएंगे ही, उसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो एपीआई की का यूज केस यही है कि हम लोग डेटा को फेच करने के लिए, या डेटा को एज अ बॉडी, एपीआई के अंदर हम लोग उसको बॉडी में डेटाबेस को देंगे और उससे वो डेटा लाएगा। तो बीच में सर्वर काम करता है, सर्वर डेटाबेस से बात करेगा, क्लाइंट हमारा सर्वर से बात करेगा, और सर्वर जो है वो डेटाबेस से बात करके हमें क्लाइंट पे डेटा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिससे कि हम लोग क्लाइंट के अनुसार जो हमारा ब्राउज़र है, उसपे क्या यूआई है, उसपे हम लोग अपने डेटा को शो कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और एपीआई की दूसरा चीज़ है, किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म मतलब थर्ड पार्टी को अगर हमें इस्तेमाल करना हो, उसके एपीआई को इस्तेमाल करना हो, तो वो थर्ड पार्टी हमें एपीआई की देता है, जिससे कि हमें यूनिकली डिफाइन हो सके कि कौन इस एपीआई की का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर पाए। और कुछ लिमिट भी होते हैं थर्ड पार्टी टूल का अगर हम एपीआई इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए एपीआई की वो देता है, वो अलग कंसेप्ट है, एपीआई अलग कंसेप्ट है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमने एपीआई देखा, नोड का देखा, एपीआई का देखा। अब हम लोग देखेंगे डेटाबेस। अब हम लोग देखेंगे डेटाबेस, ये हमारा लास्ट होगा कंपोनेंट। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में कैसे हम लोग एचटीएमएल कोड करेंगे, उसका क्या रिक्वायरमेंट है कोड करने से पहले, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। और एचटीएमएल को हम लोग नोट पैड पे भी रन कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग एचटीएमएल को नोट पैड के अंदर कोड करेंगे और उसको अपने ब्राउज़र पे रन करेंगे।
तो वो आपको आगे के वीडियो में बताएँगे, तो उसके लिए आप लोग को आगे का वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में भी बता सकते थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बताएँगे कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज को नोटपैड में लिखेंगे, वेबसाइट का जो कोड है उसको नोटपैड में लिखेंगे और हम लोग ब्राउज़र पे उसको रन करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएँगे कि नोटपैड में हमें क्यों नहीं लिखना चाहिए और क्यों हमें अदर कोई आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि हम लोग वेबसाइट को क्या नोटपैड में उसका कोड करके वेब ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको प्रोसेस बताना होगा, तो वो प्रोसेस आगे के वीडियो में बताएँगे। अभी हम लोग देखते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस आप लोग को पता होगा कि किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़र साइन इन करेगा, यूज़र लॉगिन करेगा, यूज़र का कुछ उसमें डेटा होगा, तो उस डेटा को हम लोग रखेंगे कहाँ? तो उसके लिए हम लोग सिंपली डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कुछ आपको डेटाबेस का नॉलेज हो, कुछ डेटाबेस के बारे में पता हो, तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि हमें पता चले कि आप वेब डेवलपमेंट पे कहाँ तक आप सीखे हैं और क्या हमें इम्प्रूव करना है इस प्लेलिस्ट में। तो आप लोगों को कमेंट करना है, कुछ डेटाबेस के नाम आप लोग कमेंट करेंगे और आगे हम लोग देखते हैं डेटाबेस। तो हमने आपको यूज़ केसेस बताया कि किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ यूज़र होंगे, तो उनका डेटा को रखना हो, तो उसको लिए हम लोग सिंपली डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एसक्यूएल और नो एसक्यूएल 2 चीज़ होता है। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नो एसक्यूएल नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल के अंदर हम लोग माई एसक्यूएल या कुछ माइक्रोसॉफ्ट अपना एसक्यूएल देता है, उसका ओरेकल वो सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो एसक्यूएल के अंदर हम लोग मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं और नया पे एक कॉन्सेप्ट आया है वेक्टर डीबी का। तो कुछ अगर आप लोग को वेक्टर डीबी के बारे में कुछ पता है, तो वो आप लोग कमेंट करें वेक्टर डेटाबेस के बारे में। नहीं तो हम अगर आप चाहेंगे कि वेक्टर डेटाबेस के भी बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ वेक्टर डेटाबेस का प्लेटफ़ॉर्म वैसा पता है जिसमें कि हम लोग वेक्टर डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्किल वहाँ पे हम ले सकते हैं, तो उसका आप लोग कमेंट करें, वो प्लेटफ़ॉर्म का नाम और हम लोग वेक्टर डेटाबेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वो भी आप लोग कमेंट करें। अगर हम लोग चलते हैं डेटाबेस पे, अब डेटाबेस होता क्या है? तो वो हमने यूज़ केसेस देखा और इसको डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं और एसक्यूएल और नो एसक्यूएल हमने देखा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक में हम लोग टेबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है उसके अंदर हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को रखते हैं और नो एसक्यूएल के अंदर हम लोग कलेक्शन के फॉर्म में डेटा को रखते हैं। मतलब एक जेसन के फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं और इसमें एज़ अ रो के फॉर्मेट में टेबल बनाते हैं, उसके अंदर रो होता है उसके फॉर्मेट में हम लोग डेटा को रखते हैं टेबल के अंदर और नो एसक्यूएल में कलेक्शन के अंदर हम लोग जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को होल्ड करते हैं जो कि एग्जांपल है मोंगोडीबी और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का एग्जांपल है एसक्यूएल माई एसक्यूएल पोस्टग्रे वो सब। तो डेटाबेस का इस्तेमाल हमने देखा। तो हमने देखा एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर बनाएगा आपके वेबसाइट का, आपके वेब पेजेस का। सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो कि स्टाइल प्रोवाइड करेगा आपको वेब पेज में क्या एनिमेशन लाना है, होवर करने पे क्या होना चाहिए, वो सब का आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है किसी वेब पेजेस को, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीएसएस का स्टाइलिंग देने के लिए, एनिमेशन देने के लिए, जिससे कि आपका वेब पेज अट्रैक्टिव दिखेगा। लॉजिक लगाना हो बटन के क्लिक करने पे क्या हो, ऑन चेंज एक इवेंट होता है, मतलब इनपुट पे जैसे जैसे हम डेटा को फिल करेंगे वो ऑन चेंज इवेंट होता है, तो उससे पता चलेगा कि इनपुट चेंज करने पे क्या लॉजिक लगना चाहिए, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में देंगे। फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क देखे जैसे रिएक्ट जिसमें कि रिएक्ट जेएस जिसमें कि हम लोग स्टेट मैनेज कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रॉप्स वगैरह पास कर सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। उसके बाद एंगुलर भी होता है और बैकएंड में हमने नोड देखा जिसमें कि हम लोग सर्वर बनाएँगे, डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारे नोड में भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे सर्वर बनाना, एक्सप्रेस जेएस का क्या यूज़ है वो सब देखेंगे, कैसे हम लोग कोड करते हैं, एपीआई कैसे बनाते हैं, वो सब हम लोग बैकएंड में देखेंगे। तो नोड जेएस देखा, एपीआई क्या होता है वो हमने देखा और डेटाबेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका यूज़ केस है, क्या इसका टाइप है, वो हम इस वीडियो में देखें। तो आशा करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया हो। अगर कंटेंट में कोई कमी हो तो उसको आप लोग कमेंट करें, हम लोग सुधार करने का कोशिश करेंगे। आपको बार-बार ये इंस्ट्रक्शन मैं देता हूँ ताकि आप इस
चैनल का एज़ अ फैमिली के रूप में काम करें, इसको ग्रोथ करने के रूप में काम करें। तो आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा हम लोग इसमें सुधार करेंगे। और आगे के वीडियो में हमने बता रखा था कि नोटपैड में कैसे हम लोग कोड करते हैं वो देखेंगे। तो नोटपैड में कैसे हम लोग एचटीएमएल को लिख सकते हैं, कैसे हम लोग रन कर सकते हैं, आगे के वीडियो में सिर्फ हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो पे अगर अच्छा रिव्यू आता है तभी हम आगे का प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, इस प्लेलिस्ट में वीडियो को डालना कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मैं इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कहीं समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो आप लोग कमेंट करें, आपको पर्सनल गाइडेंस भी हम लोग देंगे। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, और आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।